नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। धुआंधार खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। हम फिर हाजिर हैं तेवर एक्शन और ब्रेकिंग न्यूज से भरपूर बिल्कुल नया बुलेटिन लेकर अभी तो तैयार हो जाइए सबसे तेज, सबसे पहले, सबसे एक्यूरेट खबरों के लिए। तो अगले 1 घंटे तक खबर जहां होगी, जैसी होगी, आपको मिलेगी अभी। सबसे पहले बात होगी उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की। जी हां, उम्मीदवारों का नॉमिनेशन फाइल करने का दिन है और सीपी राधाकृष्णन अब से थोड़ी ही देर के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद रहेंगे। सीपी राधाकृष्णन ने नामांकन में प्रधानमंत्री मोदी खुद प्रस्तावक बनेंगे। पीएम मोदी उम्मीदवारों के एक सेट के पहले प्रस्तावक होंगे। इस पर उनके हस्ताक्षर होंगे। राधाकृष्णन की तरफ से कुल 4 सेट नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। हर सेट पर 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक सांसदों के हस्ताक्षर होंगे। देखिए, आपको अपडेट इस पर देंगे, लेकिन लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सीधा आपको लिए चलते। आप राजनीतिक दल के सदस्य हैं, आप सदन चलाने में सहयोग करें, प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने के साथ साथ 2 मिनट के अंदर स्थगित हो गई। बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। अब ठीक 12 बजे कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होगी। तो इसलिए बड़ी खबर पर एक बार फिर हम आ जाते हैं। तस्वीर ये भी आ रही है, इस वक्त पार्लियामेंट के भीतर से ये तस्वीरें आ रही हैं। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा, विपक्ष के तमाम लीडर्स दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई। कार्रवाई अभी शुरू हुए 2 मिनट भी पूरे नहीं हुए थे कि कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा 2 मिनट भी नहीं चल पाई, लेकिन इस बीच आज जो गहमा गहमी है वो राधाकृष्णन आज अपना जो नॉमिनेशन है वो फाइल करने जा रहे हैं। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन अब से थोड़ी ही देर बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। सीपी राधाकृष्णन ने उनके नामांकन में खुद पीएम मोदी प्रस्तावक बनेंगे। पीएम मोदी उम्मीदवारी के एक सेट के पहले प्रस्तावक हैं। इस पर उनके हस्ताक्षर भी होंगे। राधाकृष्णन की तरफ से कुल 4 सेट नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। हर सेट पर 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक सांसदों के हस्ताक्षर होंगे। ऐसे ही 3 सेट और फाइल होंगे जिसमें केंद्रीय मंत्रियों और एनडीए सांसदों के हस्ताक्षर होंगे। राधाकृष्णन के नामांकन के दौरान एनडीए का भी शक्ति प्रदर्शन होगा। इस दौरान एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम के अलावा करीब 160 सांसद मौजूद रहेंगे। एनडीए में सेंधमारी की कोशिश विपक्ष के लीडर्स की तरफ से जरूर की गई। चंद्रबाबू नायडू पर दांव खेलने की कोशिश की गई अपने उम्मीदवार के नाम के ऐलान के बाद, लेकिन एनडीए कितना मजबूत है, एनडीए में कितनी एकता है, इसकी तस्वीर आज दिखाने की कोशिश की जाएगी जब राधाकृष्णन अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और नाम भी देखिए जबरदस्त है। एक तरफ राधाकृष्णन है और दूसरी तरफ सुदर्शन है। दोनों ही कृष्ण से जुड़े हुए नाम हैं। अब उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, ये दक्षिण की भी लड़ाई है, ये राजनीतिक लड़ाई भी है। देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त जुड़ चुके हैं। राधाकृष्णन बनाम सुदर्शन, आज नॉमिनेशन का दिन है। क्या हलचल और क्या तस्वीरें आ रही हैं, क्या जानकारी आ रही है देवेंद्र? ये नंबर्स के हिसाब से समझें तो सीधे सीपी राधाकृष्णन काफ़ी आगे नज़र आ रहे हैं अपोजिशन के कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी की तुलना में। और दूसरी तरफ अगर देखें तो जो एक उम्मीद की जा रही थी कि तमिलनाडु वर्सेस आंध्र प्रदेश के लिए नैरेटिव वाली लड़ाई बनाने की कोशिश की जा सकती है, इस तरह की चीज़ें। और वो तो उस कंडीशन में भी अगर आप देखें तो आंध्र प्रदेश के जो दल हैं जैसे YSRCP, टीडीपी तो पहले से एनडीए का अनिवार्य घटक दल है और उस हिसाब से उसने खुलकर समर्थन कर ही दिया था। दूसरी तरफ
अगर YSRCP की बात करें तो YSRCP ने भी ये जो सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिली उसके हिसाब से वो अपना स्टैंड चेंज नहीं करने जा रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की रहेगी कि राजनाथ सिंह से बातचीत करने के बाद जगन मोहन रेड्डी और राजनाथ सिंह की जो बातचीत हुई थी और उस बातचीत के बाद YSRCP ने जो फैसला किया था कि CP राधाकृष्णन को ही YSRCP सपोर्ट करेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। मतलब ये कि वहाँ भी जो कार्ड खेला गया आंध्र प्रदेश में वो नहीं। दूसरी तरफ तेलंगाना की अगर बात कर लें तो वहाँ पर BRS का ऐसा मानना है, जो सोर्सेज के द्वारा ही वो भी जानकारी मिल रही है, BRS नेताओं का ऐसा कहना है कि आखिर हैं वो कांग्रेस के ही कैंडिडेट, भले ही तेलंगाना के हों, तो हम उनके साथ कैसे जा सकते हैं, ये हमारे लिए इतना आसान फैसला नहीं होगा। आखिरकार वो तो रहेंगे कांग्रेस के कैंडिडेट ही। तो कुल मिलाकर अपोजिशन के कैंडिडेट एक कमजोर टर्फ पे नजर आ रहे हैं, चाहे नंबर्स की बात हो या फिर नैरेटिव की बात हो वाइस प्रेसिडेंट के मामले में। बिल्कुल, देखिए अगर नंबर्स की बात करें तो 391 है बहुमत का आंकड़ा, 422 एनडीए के पास सांसद हैं, तो समझा जा सकता है कि एनडीए कितना मजबूत है। लेकिन एक नैरेटिव की लड़ाई चलाने की कोशिश की गई। अब देवेंद्र, आज जो नामांकन फाइल किया जाएगा CP राधाकृष्णन का, इस दौरान एनडीए के पास भी एक मौका है अपनी मजबूती को, अपनी एकता को इंडिया ब्लॉक के सामने रखना या पूरे देश के सामने रखना। आप प्राची इस कंडीशन में भी देखें कि इस पार्टिकुलर केस में भी एनडीए एकदम से एक सुर में नजर आया है लगातार, और आज भी उसकी तस्वीर आपको वैसे ही दिखेगी। आपको याद होगा कि पार्लियामेंट में कुछ दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के साथ एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई। उसके बाद सभी घटक दलों ने यह कह दिया कि बीजेपी का जो फैसला होगा वो उनके साथ रहेंगे। उसके बाद बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक ने इस नाम को तय किया CP राधाकृष्णन को, और वहाँ से फिर वापस एनडीए के सभी नेताओं को इन्फॉर्म किया गया नाम के अनाउंसमेंट से पहले। मतलब साफ था कि बीजेपी एकदम से ये दिखाना चाह रही थी कि वो एनडीए को पूरी तरह से साथ लेके चल रही है वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के मामले में। और भले ही वो RSS विचारधारा के व्यक्ति का चयन बीजेपी ने किया, एनडीए के सभी घटक दल उसके साथ रहे। आज भी जब नॉमिनेशन होगा तो पूरा जो नॉमिनेशन होगा उसमें एनडीए के अलग अलग सांसदों के उस पर हस्ताक्षर रहेंगे, और नॉमिनेशन की जो तस्वीर आएगी उसमें प्रधानमंत्री के साथ आपको एनडीए के लीडर भी दिखेंगे जो कि पार्लियामेंट में है, या पार्लियामेंट में जो फ्लोर लीडर है एनडीए के। प्राची, बिल्कुल, देखिए समझा जा सकता है कि आज CP राधाकृष्णन अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रस्तावक बन रहे हैं, पहले सेट के प्रस्तावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, तो उनके साथ एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उनके नेताओं की आज एक तस्वीर भी सामने आएगी, और एक बड़ा मौका एनडीए के पास भी है। हालांकि इंडिया ब्लॉक की लगातार कोशिश कर रहा है कि आंध्र प्रदेश से अपना कैंडिडेट देने के बाद कहीं कोई सेंधमारी की जाए, लेकिन एनडीए का जो सुर है वो हमें एकजुट नजर आ रहा है। देवेंद्र, ऐसे में अगर नंबर्स की बात कर लें तो भी एनडीए मजबूत है, नैरेटिव की बात कर लें तो भी जो एनडीए है वो मजबूत है। खुद हमने विपक्ष के कई नेताओं की ज़बानी सुना कि वो CP राधाकृष्णन की तारीफ कर रहे हैं, तो क्या इस पर भी नजर बनाए रखनी चाहिए कि क्या कोई गुप्त वोटिंग जैसी भी चीजें हो सकती हैं? सबसे ज़्यादा नज़र बनाए रखनी होगी डीएमके के रुख को लेके कि डीएमके किस लेवल तक जाती है अपोजिशन के साथ रहने को लेके इस मामले में, क्योंकि क्या डीएमके इस लेवल पे मुखर विरोध करना चाहेगी या फिर डीएमके के कुछ सांसद गैर हाजिर रहेंगे या फिर वो किधर वोट करेंगे, उस पर ज़रूर नज़र रहेगी कि वो क्या करते हैं। आंध्र प्रदेश को लेकर तस्वीर लगभग साफ है। तमिलनाडु में डीएमके क्या करती है, क्योंकि एनडीए के कैंडिडेट हैं और CP राधाकृष्णन स्टालिन से उनके बहुत अच्छे संबंध, तमिल प्राइड की बात की जा रही है वहाँ पे बीजेपी के द्वारा, एनडीए के नेताओं के द्वारा। उस कंडीशन में अगले साल चुनाव होने हैं, क्या डीएमके ये खतरा उठाएगी कि इस तमिल प्राइड को वो चोट पहुँचाए, ये दिखते हुए वो इनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रही है, खास तौर पे तब जब आखिरकार रास्ता रोक नहीं पाएगी। तो वो एक देखने वाली चीज़ ज़रूर रहेगी। दूसरी तरफ एनडीए के लिहाज से अगर बात करें तो उनके सामने एक चैलेंज रहेगा कि जगदीप धनखड़ के मामले में जिस प्रकार से तकरीबन 528 वोट आए थे जो कि एनडीए के स्ट्रेंथ से बहुत ज़्यादा थे, क्या इस चुनाव में उसके आसपास वो आंकड़ा आ पाता है, क्योंकि एक वो तुलना तो होगी ही होगी कि पिछली बार इतने वोट आए, इस बार इतने आ रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका पूरी जानकारी के लिए। आइए अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अभी अभी खबर संसद से जुड़ी हुई भी, जहां पर आज बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार आज लोकसभा में 4 बिल पेश करने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में बिल पेश करेंगे, जिसमें 130वां संविधान संशोधन बिल 2025, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी संशोधन बिल 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025 शामिल है।
इन बिलों में प्रावधान है कि अगर केंद्रीय मंत्री परिषद का कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यों के मंत्री को ऐसे गंभीर अपराधों में गिरफ्तार किया जाता है जिनमें कम से कम 5 साल की जेल हो सकती है और उन्हें लगातार 30 दिन हिरासत में रखा जाता है, तो 31वें दिन उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। खास बात यह है कि यह नियम प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जैसे दूसरे बड़े केंद्रीय मंत्रियों पर भी लागू होगा। अभी तक के नियमों में किसी मुख्यमंत्री या मंत्री के गिरफ्तार होने या उसके जेल जाने पर उसका इस्तीफे का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि इस बिल को आज पास नहीं कराया जाएगा, इसे संसद की कमेटी में भेज दिया जाएगा। लेकिन आप समझिए, भ्रष्टाचार पर यह सबसे बड़ा अटैक है या भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा कदम सरकार उठाने जा रही है। वो नेता जो जेल तो चले जाते हैं लेकिन इस्तीफा नहीं देते हैं, अपने पद पर बने रहते हैं। हाल ही में उदाहरण हमने दिल्ली का देखा था, जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए थे लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। अब उन नेताओं को यह समझना होगा कि कानून सख्त होने जा रहा है। मोदी सरकार आज लोकसभा में जो 130वां संशोधन बिल लाने जा रही है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह नियम प्रधानमंत्री के ऊपर भी लागू होगा। ये समझने वाली बात है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यों के मंत्रियों पर भी ये लागू होगा। इसके तहत यदि किसी मंत्री या माननीय को ऐसे गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया जाता है जिसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा है और वो लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें इस्तीफा देना होगा। और अगर इस्तीफा नहीं दिया गया तो 31वें दिन स्वतः ही वो अपने पद से हट जाएंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप दिल्ली के तौर पर देख लें। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाते रहे थे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। बिल्कुल, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आजादी के 78 साल बाद ये नियम या कानून क्यों बनाना पड़ रहा है? क्या ऐसा कोई कानून पहले नहीं था? तो आपको ये भी बता दें कि अब तक के ये कानून प्रावधान नहीं था कि किसी की अगर गिरफ्तारी होती है तो उसे इस्तीफा देना होगा। ये सिर्फ नैतिकता के तौर पर माना जाता था। किसी भी मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या राज्य के मंत्रियों की गिरफ्तारी हुई है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, उन्हें कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी। लेकिन अब यह महसूस होने लगा कि नेताओं में नैतिकता का अभाव हो गया है, वो जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं दे रहे। ऐसे में अब सरकार इसके लिए कानून बनाने जा रही है। नो रिस्पॉन्स इज वेरी गुड। बिहार में तो अब सब लोग कह रहे हैं वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, और ये रियलिटी है। वो जो इलेक्शन चोरी करने की कोशिश हो रही है, तो बिहार का रेजिस्टेंस आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है और जोरों से आएगा। पूरे देश का रेजिस्टेंस आएगा। देखिए सरकार जो बिल लेकर आ रही है। थैंक यू ब्रदर। तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। राहुल गांधी ने वोट चोरी की बात, जो लगातार एक नैरेटिव लोगों के बीच में फ्लोट किया है, अब जनता उन्हें समर्थन देती है या नहीं, वो वोट के जरिए ही पता चलेगा। देखिए, ये जबरदस्त है। बात वोट चोरी की ही है और नैरेटिव को भी समर्थन है या नहीं, ये भी वोट से ही पता चलना है। अब देखिए, आपको फिर से वही खबर बता देते हैं जिसकी लेकर आज बहुत ज्यादा हलचल है। एक ऐतिहासिक कदम सरकार उठाने जा रही है। एक बिल आज संसद में पेश करने जा रही है जिससे माननीयों को अब इस्तीफा देना होगा अगर वो 30 दिन जेल में रहते हैं तो। अब ये क्यों जरूरत आन पड़ी? क्योंकि हमारे सामने कम से कम 2 ऐसे उदाहरण हैं जिससे इस बिल के महत्व को समझा जा सकता है। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में 156 दिन तिहाड़ जेल में रहे, लेकिन उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। इसी तरह तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी 8 महीने तक जेल में रहने के बावजूद मंत्री बने रहे। सेंथिल को आखिर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। शायद ऐसे ही मामलों से सीख लेते हुए मोदी सरकार ये नया बिल लेकर आ रही है। इस विधेयक के उद्देश्य संवैधानिक नैतिकता की रक्षा करना है, निर्वाचित प्रतिनिधियों में जनता के विश्वास को कायम रखना है। दरअसल मुख्यमंत्री और मंत्री पद पर आसीन व्यक्तियों से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की आशा की जाती रही है, लेकिन जब वे निजी स्वार्थ की वजह से इस्तीफा नहीं देते हैं तो सरकार को ऐसा कानून बनाना पड़ रहा है। इस कानून की आवश्यकता की अगर बात करें तो यही सबसे बड़ी आवश्यकता है। अब देखिए, गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा देना होगा, ये अब तय है। अगर 30 दिन तक कोई भी नेता जेल में है तो उसे 31वें दिन अपने पद से मुक्त होना होगा। 3 नए बिल पर समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव का रिएक्शन आया। उन्होंने सवाल पूछा और कहा कि गैर बीजेपी राज्य को हटाने का नया तरीका है। लोकतंत्र जैसी कोई चीज नहीं बची है। किसी पर सीरियस चार्ज लगाया जा रहा है, झूठे सीरियस चार्ज में फंसाया जा रहा है, उनको जेल भेजा जा रहा है, तो आसान है ऐसे नेताओं को अब इस्तीफा उनसे लिया जाएगा।
गवर्नमेंट में चार्ज न भी हो तब भी सीरियस चार्ज किसी के खिलाफ लगाया जा सकता है और लगाया जा रहा है। झूठे सीरियस चार्जेस में लोगों को बंद किया जा रहा है। अब जिन राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं हैं, मंत्री नहीं हैं, उनको हटाने के लिए एक दूसरा तरीका ये गवर्नमेंट ला रही है। मतलब डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नाम की कोई चीज बची नहीं है और ये अभी बिल लाने वाले समझ नहीं रहे हैं। जिस दिन जाएंगे दोबारा कभी लौट के नहीं आएंगे। इनके इन कर्मों का इनके लोग भी खुद विरोध करने लगे हैं और संसद से तो अभी आप जानते हो किस तरह से लोग जो हैं मुंह नहीं खोल सकते, तो जो लाएंगे सो पास हो जाए। अब देखें, कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने भी रिएक्शन दिया है। उन्होंने सरकार पर अटैक किया। राहुल की यात्रा से ध्यान भटकाने के लिए ये बिल लाया गया। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये बिल संसद में पास नहीं होने जा रहा। तीनों बिल ध्यान भटकाने का हथकंडा है। This is only a diversionary tactics. This is a draconian law. This is not going to pass. This parliament is not going to pass this bill at all. They want to divert the attention of this entire electoral frauds and this yatra, Bihar yatra, Rahul ji's yatra. The minimum purpose is only that. Basically, you have to understand this actually is they are trying to constitutionalize the vendetta politics. वो वेंडेटा पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा तो होता नहीं है कि यात्रा किसी ने निकालनी शुरू की हो और बिल गृह मंत्री ने तैयार करना शुरू कर दिया हो। बिल्कुल, देखिए अभी बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले से जुड़ी हुई रेखा गुप्ता पर हमला करने वालों के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। जन सुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले का नाम राजेश भाई खिमजी है। 41 साल का राज भाई खिमजी गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक उसका कोई परिजन जेल में है। उसको छुड़वाने के लिए वो अर्जी लेकर आया था। अब दिल्ली पुलिस ने खिमजी के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए गुजरात पुलिस से संपर्क किया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि सीएम रेखा गुप्ता के सिर को टेबल से थोड़ी चोट लगी है। उनका इलाज चल रहा है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और दिल्ली पुलिस सिविल लाइंस थाने में उससे पूछताछ कर रही है। कुमार सोनू हमारे सहयोगी सिविल लाइंस थाने से लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीर इस वक्त आरोपी की पूरा देश देख रहा है। इसके बारे में और क्या जानकारी मिल पाई है? कौन है ये व्यक्ति, कहां का रहने वाला है, किस इरादे से इसने हमला किया दिल्ली के सीएम पर? देखिए, ये राजेश भाई खिमजी इसका नाम है और राजकोट का रहने वाला है। राज गोकुल पार्क 2 कोठारिया रोड राजकोट। और फिलहाल पुलिस अब इससे लगातार पूछताछ कर रही है। दरअसल पुलिस अब इस एंगल को लेकर भी पूछताछ कर रही है क्योंकि इसमें 2 मामले सामने आ रहे हैं, 2 पॉइंट। पहला ये कि ये एक जन सुनवाई के दौरान एक शिकायती पत्र लेकर पहुंचा था जिसमें अपने एक रिश्तेदार को जेल से छुड़वाने की इसकी डिमांड थी। अब पुलिस उस एप्लीकेशन को वेरीफाई कर रही है, उसमें कितनी सच्चाई है या फिर एक आर्टिफिशियल एप्लीकेशन लिखकर ये वहां पे पहुंचा, पहली बात। दूसरा, इसके डॉग लवर होने की भी बात सामने आ रही है, तो उसको लेकर भी पुलिस वेरीफाई कर रही है उसके तथ्यों को। तीसरी बात इसमें यह निकलकर सामने आ रही है कि पुलिस ये भी अब जानने की कोशिश कर रही है कि जो आरोपी है वो क्या इससे पहले भी मुख्यमंत्री आवास में जनसुनवाई के दौरान पहुंचा था। अगर पहुंचा था तो क्या उस दौरान भी जो है इसने मुख्यमंत्री पर अटैक करने की प्लानिंग की थी। अगर की थी तो वो किस कारणों से विफल हुआ, क्या कारण रहे। इन तमाम एंगल्स को लेकर एक एक सवाल को बारीकी से पूछताछ कर रही है। जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है इस पूरे मामले की, उसमें ज्वाइंट सीपी, डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, तमाम जो आला अधिकारी हैं वो इस वक्त सिविल लाइन थाने के अंदर मौजूद हैं और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हैं, वो खुद इनसे पूछताछ कर रहे हैं। तो अब जो है पूरे मामले की जांच होगी तो उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर में सही कारण क्या है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर हमले का। तो फिलहाल लगातार पूछताछ की जा रही है। सीएम आवास पर भी जो है तमाम नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। फिलहाल पुलिस कमिश्नर ने एक एक बारीक डिटेल जो है दिल्ली पुलिस के जो बाकी आला अधिकारी हैं जो इस इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हैं या इस रेंज से या डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हैं उनसे लगातार पुलिस कमिश्नर एसबीके सिंह जानकारी ले रहे हैं ताकि चीजें बिल्कुल क्लियर हो, नीट एंड क्लियर हो कि आखिर किन कारणों की वजह से मुख्यमंत्री पर यह अटैक हुआ। जी
बिल्कुल ठीक है सोनू, इस वक्त एक और अपडेट आ रही है वो बता देते हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की जांच तेज हो गई है। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर SP सिंह ने पुलिस अधिकारियों से पूरे मामले का अपडेट ले लिया है। वहीं दिल्ली के मुख्य सचिव रेखा गुप्ता के घर पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री पर यह हमला किस मंशा से किया गया, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ ऐसा क्यों हुआ, ये जो व्यक्ति है जो गुजरात का बताया जा रहा है, जो आरोपी है, वो किस मंशा से सीएम आवास पहुंचा था, क्या इससे पहले भी वो सीएम आवास गया था, इन तमाम बातों पर अब लगातार जांच जारी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वजह क्या है, मुख्यमंत्री पर हमला क्यों किया गया। उस वक्त जब मुख्यमंत्री जनसुनवाई कर रही थी, लोगों से मुलाकात कर रही थी, उनकी समस्याएं सुन रही थी, उस वक्त ये हमला क्यों किया गया, किस मंशा के साथ किया गया, इस शख्स का क्या कोई आपराधिक बैकग्राउंड है, ये भी लगातार पता लगाने की कोशिश की जा रही है। कुमार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एक बात बताएं कुमार कि जब भी कोई जन सुनवाई के लिए व्यक्ति आता है तो उसकी स्क्रीनिंग का प्रोटोकॉल क्या होता है? क्या ये देखा जाता है कि वो दिल्ली का निवासी है या नहीं है, अपनी किस शिकायत के साथ वो वहां तक पहुंचा है? क्योंकि एकदम से सीएम के ऊपर हमला कर देना, ये तो फिर ये सीएम बड़ी अप्रोचेबल है, रेखा गुप्ता बड़ी आसानी से लोगों के बीच में चली जाती हैं, ये तो कहीं पर भी कोई भी घटना घट सकती है। अच्छा, अभी अभी बड़ी खबर आई है, जो आरोपी राजेश भाई खिमजी के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं, ये घर राजेश भाई खिमजी का है, पूछताछ हो रही है, पड़ताल पूरी की जा रही है। तस्वीरें इस वक्त लाइव हम आपके सामने रख रहे हैं। राजेश भाई ने क्यों किया, इसके पीछे उसकी मंशा क्या थी, जन सुनवाई के दौरान क्यों सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर यह हमला किया गया, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब अभी आना बाकी है। क्या दुश्मनी थी? तो आरोपी के घर से तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। एक बार कुमार सोनू के पास दोबारा चले जाते हैं। घर तो हम दिखा रहे हैं, राजेश भाई खिमजी का ये घर है जहां पर वो रहता है, और राजकोट गुजरात का ये घर जहां तक इस वक्त पत्रकार पहुंच चुके हैं। कुमार, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, ये राजेश भाई खिमजी के बारे में बताएं, ये दिल्ली में रहता था या राजकोट से स्पेशली दिल्ली इसीलिए आया था कि वो हमला कर सके? देखिए बिल्कुल अभी इनिशियली जो जानकारी आ रही है, शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि ये गुजरात से आया था। रही बात मीनाक्षी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया था कि आखिर मुख्यमंत्री की जब सुनवाई शुरू होती है तो उस दौरान प्रोटोकॉल क्या होता है, तमाम जो सिक्योरिटी रूल्स हैं वो क्या कहते हैं, किन लोगों को अंदर जाने दिया जाता है। तो उसके बारे में आपको मैं बिल्कुल क्लियर बता दूं कि जब भी जनसुनवाई शुरू होती है, जनसुनवाई का प्रोग्राम शुरू होता है जब, तो उस दौरान जो भी शिकायत लेकर वहां पर पहुंचे होते हैं उनको उनकी पहले स्क्रीनिंग की जाती है, पूरी अच्छे से तलाशी ली जाती है। अगर उनके पास कोई बैग या दूसरा बड़ा सामान होता है तो उसको अंदर नहीं जाने दिया जाता। और इसी तरीके से राजेश भाई खिमजी भी जो हैं उसी पूरी सुरक्षा कवच से होते हुए मुख्यमंत्री आवास के अंदर पहुंचे और वहां पर जनसुनवाई में जो लोग शामिल थे। बिल्कुल कुमार, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।